वेलकम टू अनकटेड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। आज हम लोग अक्टूबर 23 और 24 में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं उनको देखेंगे। पहली न्यूज़ ये है कि एक इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसको रिलीज करने वाली जो यूनिट है वो है हेनले एंड पार्टनर्स। ये यूके की एक एडवाइजरी फर्म है। और अल्फा जियो ये एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। इन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया है। नाम है इंडेक्स का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिलीजियंस इंडेक्स 2025। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो दुनिया भर में हलचल है, जैसे कोई जियोपॉलिटिकल कोई शॉक हो गया, इन्वायरमेंटल शॉक हो गया या इकोनॉमिक शॉक हो गया, तो ऐसे में कौन सा देश कितना रेजिलिएंट है, कितना आसानी से कौन सा देश उस शॉक से उबर सकता है, इसकी गणना के लिए इन्होंने एक 200 से अधिक देशों को रैंकिंग दिया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और हेनले एंड पार्टनर्स यूके की एडवाइजरी फर्म है। इन्होंने इस तरह का इंडेक्स रिलीज किया है कि कौन सा देश कितनी आसानी से अपनी इकोनॉमी को उबार सकता है किस प्रकार के शॉक से, चाहे इकोनॉमिक शॉक हो गया, चाहे जियोपॉलिटिकल शॉक हो गया, चाहे इन्वायरमेंटल शॉक हो गया। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है, की जो रैंकिंग इन्होंने प्रोवाइड किया है, या भारत की जो रैंक है वह है 155th, 155वीं रैंक है। और ये ब्रिक्स में लोवेस्ट है। ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम भारत की रैंक है, सबसे खराब। उसका कारण ये बताया है कि भारत एक तो सिस्टमैटिक एक्सपोजर से गुजर रहा है। सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है कि उस रिस्क से उबार सके हमारी इकोनॉमी को या इन्वेस्टर्स को। और दूसरा कि कैपेसिटी रिलेटिवली वो कम है, रिजिलियंट कैपेसिटी नहीं है अभी, मतलब कि हम एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। तो एक तो सिस्टम में हमारे खामियां हैं, दूसरा कि हम अभी उसको जो चैलेंजेस है उससे रिजिलियंट नहीं हो पाए हैं या प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं। तो दो तरह की खामियां सिस्टम में बताई जा रही हैं इकोनॉमी को लेकर। इसमें टॉप 3 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेजिलिएंट कंट्रीज हैं वो है स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, डेनमार्क दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे नॉर्वे। तो इंडिया की जो रैंक है वो 155th है। और ये ब्रिक्स जो कंट्रीज है उसमें लोवेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दूसरी जो न्यूज़ है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं वो 4 दिन की केरल की यात्रा पर हैं और उन्होंने जो राजभवन है केरल का वहाँ पे अ, केरल जो राष्ट्रपति 10वें राष्ट्रपति थे के आर नारायणन उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वो केरल में ही उनका जन्म हुआ था। तो भारत के वो 10वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1997 से लेके 2002 तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। और ये इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, 92 से 97 तक वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था वो इंडियन फॉरेन सर्विस से शुरू किया था करियर। तो के आर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है केरल के राजभवन में। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 और उसके पहले 92 से 97 ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और ये इनकी करियर की जो शुरुआत हुई थी इंडियन फॉरेन सर्विस से शुरू हुई थी। और राष्ट्रपति जो अभी केरल की यात्रा पर थी वो श्री नारायण गुरु समाधि स्थल पर भी गए थे। श्री नारायण गुरु समाधि स्थल ये है वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में, केरल में ही वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में भी गई थी। वहां पे ये शताब्दी समारोह सेलिब्रेट हो रहा था। श्री नारायण गुरु समाधि स्थल का शताब्दी समारोह सेलिब्रेट हो रहा था और ये वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में है। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे श्री नारायण गुरु। इनका जन्म एक इजावा कास्ट में हुआ था। ये अनटचेबल मानी जाती थी या अवर्ण मानी जाती थी, अवर्ण कास्ट या अनटचेबल। इसी को लेकर इनका समाज सुधार आगे बढ़ता है, प्रेरित होता है।
इन्होंने कोट दिया था, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। सभी के लिए एक जात, मतलब सबकी, सारे ह्यूमन बीइंग की एक जात है, एक धर्म है और एक सबके एक ईश्वर है। यहीं से इनका जो फिलॉसफी आती है अद्वैतवाद की। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, अद्वैत वेदांत के, गिवन बाय शंकराचार्य। तो अद्वैत वेदांत की व्याख्या इन्होंने किया। इसी पर आधारित इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी जिसका नाम था दैव दशकम। दैव दशकम इनकी पोएम है। कुछ और लिटरेचर है इनके, जैसे अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैव दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम। ये इनके अन्य लिटरेचर कंट्रीब्यूशन है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैव दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम। तो श्री नारायण गुरु अद्वैतवाद के, अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। इनका एक और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जिसका नाम था अरवी पूरम मूवमेंट। अरवी पूरम मूवमेंट, ये एक तरीके से ऐसी जातियां जो अनटचेबल मानी जाती थी, उनको, उनके साथ रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, वहां पे एक मिरर भी लगवाया था कि जो लोग आए वो ये देखें कि उनके अंदर खुद ही भगवान है। तो तो इस मंदिर में जो जो भगवान शिव का मंदिर था, इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसी भी कास्ट के लोग प्रवेश कर सकते थे, भगवान शिव का अभिषेक कर सकते थे। तो यहाँ से इन्होंने जो एक धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन था, जो रिलीजियस एक तरह से नॉर्म्स थे, उनको ब्रिज कर दिया। और ये 1988 में शुरू हुआ था, ये अरविपुरम मूवमेंट। श्री नारायण गुरु धर्म परिपाल योगम बना था 1903 में, और इसका उद्देश्य भी था कि जो इजावा कम्युनिटी थी उसको अपलिफ्ट करना, उसके सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करना, और उसको एक तरीके से अनटचेबल जो स्टेटस था उससे बचाना। मतलब कुल मिलाकर के समाज सुधार को, या जात प्रथा को, या धार्मिक रूढ़िवादिता को खत्म करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो महामहिम है राष्ट्रपति हैं, वो गए थे केरल की यात्रा पर, तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बुक का अनावरण किया है, इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक ये बताती है कि कैसे बदलते टाइम में वार का जो स्वरूप है, वार का नेचर है, वो बदल रहा है। बुक का नाम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। ये लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल, एक इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल है, ये रिटायर हो चुके हैं, राज शुक्ला ने, लेफ्टिनेंट भाई राज शुक्ला। इस बुक में ये बताया गया कि कैसे वार का नेचर बदल चुका है। अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, अब वार मतलब कि जो भी एग्जिस्टेड डोमेन है हर जगह लड़ जाएगी, वो आउटर स्पेस भी हो सकता है। मणिपुर में जो भाई दूज का त्योहार है, वो उसको निंगोल चकोबा के नाम से जाना जाता है। निंगोल चकोबा फेस्टिवल इन मणिपुर प्रत्येक वर्ष मैतेई कैलेंडर के हियांगेई महीने के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। मैतेई कैलेंडर के हियांगेई महीने के दूसरे दिन ये मनाया जाता है। ये निंगोल चकोबा, ये मणिपुर में मैतेई जो समुदाय है उनका त्योहार है। ये जो नॉर्थ इंडिया में देखे तो भाई दूज की तरह ये। अमेरिका ने जो रशियन दो कंपनियां हैं, रिफाइनरी कंपनियां, एक तो नाम है रोजनेफ्ट और दूसरे एक नाम है ल्यूकॉइल। रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये जो यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है उसमें इसको रूस को फंडिंग करती है ये कंपनी, रिफाइनरी कंपनी है। तो अमेरिका का कहा है कि इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल ये रशियन कंपनियां हैं, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं ये।
इस पे जो यूएस जो रशिया का एक तरीके से रिस्पॉन्ड आया है, रिस्पॉन्स ये कहा है कि रूस ने रूस ने इस तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए काफी रिजिलियंट सिस्टम बना चुका है रूस, इस तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए। और इससे जो नुकसान होगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ज्यादा होगा, रूस की अर्थव्यवस्था को कम। ये अभी देखा भी जा रहा है। तो रूस का ये कहना है कि अगर आप इस तरह से जो भी हमारी कंपनियां हैं या हम पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। हम तो ऐसे रिजिलियंट सिस्टम डेवलप कर चुके हैं ऐसे प्रतिबंधों से। तो रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल को ये यूएसए ने, ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया है। अभी जो शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के बीच जो समझौता हुआ था, उसके बाद ये जो एक तरीके से जो समझौता हुआ था उस पे लगातार उसका वायलेशन हो रहा है। इसी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट आया था कि इजराइल को युद्ध विराम में सहयोग करना चाहिए तथा जो भी एड कार्यक्रम है यूएन का, वो वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं, युद्ध प्रभावित लोग हैं, वहां तक पहुंचना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टेटमेंट है, तो इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चर्चा में था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल को युद्ध के विराम में सहयोग करना चाहिए तथा राहत कार्यक्रम और ह्यूमन राइट्स में सहयोग करे। मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन न करे और राहत कार्यक्रम वो जो वहां के गजा के लोग हैं उनके तक पहुंचे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, सिक्स ऑर्गन में से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये सेटल करता है दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को। ऐसा इकलौता ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को क्लियर करता है और एडवाइजरी ओपिनियन देता है किसको, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइजरी ओपिनियन देता है, या लॉ से रिलेटेड इश्यूज को, लीगल इश्यूज को जो भी यूएन को जरूरत हो। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है और इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। हेग नीदरलैंड में है और डिसीजन बाइंडिंग होते हैं इसके। इसकी स्थापना हुई थी जून 1945 में और इसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया। तो ये दो देशों के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है और एडवाइजरी ओपिनियन देता है लीगल इश्यूज पे। और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, एजेंसी नहीं ये ऑर्गन है उसका, मतलब इससे बना है यूएन सिस्टम। और 6 ऑर्गन में से एक है और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, हेग में। अभी 22वां जो 22nd आसियान इंडिया समिट मलेशिया में प्रस्तावित है। 22nd आसियान इंडिया समिट मलेशिया में प्रस्तावित है। पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो वर्चुअली ज्वाइन करेंगे इसको। एट द इनवाइट किया है पीएम इब्राहिम अनवर जो कि मलेशिया के पीएम है, उन्होंने इनवाइट किया पीएम को और भारत के प्रधानमंत्री इसको वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। आसियान कंट्रीज भारत की जो एक टेस्ट पॉलिसी है, एक टेस्ट और इंडो पैसिफिक पॉलिसी उसके सेंटर में है, इसलिए इस तरह के समिट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो भारत का आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। 2012 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था 2012 में, और 2022 में ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में बदल गया था। तो 1992 में ये भारत आसियान के साथ डायलॉग पार्टनर बना था। 95 में 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना था कि कुछ ही क्षेत्रों को लेकर ये बातचीत कर सकता है। 1995 में डायलॉग पार्टनर बना था और 2002 में समिट लेवल पार्टनर की, हर समिट में भारत इनवाइट होगा समिट लेवल पार्टनर। इसी तरह आगे देखेंगे तो 2012 में 2012
2012 में इंडिया बना था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसके साथ, आसियान के साथ, और 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। तो इंडिया आसियान का जो 22वां समिट है उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो उनको इनवाइट किया गया है बाय द इब्राहिम अनवर जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली ज्वाइन करेंगे इसको। 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार तो और विशेष है क्योंकि ये 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है सरदार पटेल की। सरदार पटेल की जो जन्म जयंती है उस अवसर पर पूरे देश में नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। इस बार विशेष है क्योंकि सरदार पटेल की ये 150वीं जन्म जयंती है। और इस बार जो मुख्य कार्यक्रम होगा एक जगह है एकता नगर, और ये गुजरात के नर्मदा जिले में है। ये इसकी खास बात यह है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में है। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में है एकता नगर। वहीं पे जो भी हमारे जो एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज बीएसएफ सीआईएसएफ ये सब परेड करेंगी। तो एकता नगर जो गुजरात के नर्मदा जिले में है वहां पे मुख्य कार्यक्रम होगा। ये 31 अक्टूबर को जो सरदार पटेल की जयंती है उस दिन मनाया जाता है ये नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर। उनकी जो राष्ट्र के एकीकरण में जो योगदान है, जो राष्ट्र की मजबूती में योगदान, चाहे सिविल सर्विसेज को लेकर हो या 562 रियासतों के एकीकरण को लेकर हो, इसके संदर्भ में ये मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे। उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। 1875 को हुआ था। उनकी जो वो एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1931 में कराची सेशन में। 1931 में कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1931 में यहीं से फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पारित हुआ था कराची सेशन में, और इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया इसको लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ था। इस बार की जो थीम इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो थीम है वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये इसकी थीम है इस वर्ष की नेशनल यूनिटी डे की, राष्ट्रीय एकता दिवस की। एक यूएन की एजेंसी है अंकटाड यूएन की एजेंसी है। इसका 16th जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस 16th सेशन जो अंकटाड का हुआ था वो अभी संपन्न हुआ है। एक है पलाइस डेस नेशन इन जिनेवा में 16th अंकटाड का सेशन हुआ था। पलाइस डेस नेशंस इन जिनेवा, ये जगह है जिनेवा में, वहां पे हुआ था। भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अंकटाड का पूरा नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएन की एजेंसी है। पलाइस डेस नेशंस इन जिनेवा में इसका अभी 16th सेशन हुआ था। थीम इस बार की थी शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शेपिंग द फ्यूचर इसी से याद हो जाएगा, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये थीम थी। शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अंकटाड यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, और ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है ये, और यूएन की एजेंसी है। और ये जो बनी थी 30 दिसंबर 1964 को बनी थी।
30 दिसंबर 1964 को बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए ने ही इसकी स्थापना की थी। ये कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ये, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट बहुत ही और रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करना, एक साथ लाना, किसमें? डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके कई अन्य उद्देश्य भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पोलियो डे पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। इस बार की थीम थी, वर्ल्ड पोलियो डे 2025 की थी, वो है इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। पोलियो को समाप्त करने के लिए प्रत्येक चाइल्ड को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक वैक्सीन की एक प्रत्येक खुराक कोई छूटे ना, और सभी जगह उसकी एक्सेसिबल हर जगह हो। तो ये इसकी थीम है, एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। 2002 में 2002 में डब्ल्यूएचओ ने यूरोपियन रीजन को पोलियो फ्री घोषित किया था। इन 2002 डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड द यूरोपियन रीजन पोलियो फ्री। वो डेट थी 24 अक्टूबर। इसीलिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे, ताकि अभी भी जागरूकता बनी रहे पोलियो के लेकर। क्योंकि पोलियो का अपने आप में कोई इलाज नहीं, इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण ही, इम्यूनाइजेशन ही इसका इलाज है। इंडिया में जो एक लास्ट सबसे आखिरी केस आया था, वो 13 जनवरी को 2011 केस आया था, और उसके बाद 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। पोलियो एक डेडली वायरस इन्फेक्शन डिजीज है, और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। परमानेंट पैरालिसिस या डेथ हो सकती है इसमें से, और ये ज्यादातर प्रभावित करता है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो अफेक्ट नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये 3 प्रकार का होता है, वाइल्ड पोलियो टाइप 1, वाइल्ड पोलियो टाइप 2, टाइप 3। और इसका जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन, मेनली थ्रू फोकल या ओरल से भी हो सकता है। इसका एक तरीके से इसका प्रसार हो सकता है। और ये ऐसे बच्चों को प्रभावित करता है ज्यादातर जिसकी उम्र 5 साल से कम हो। और इसका जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई होता है इंटेस्टाइन में, आंतों में इसका जो वायरस होता है वो बढ़ता है, उसकी संख्या बढ़ती है। इसका जैसे मैंने बताया, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई निदान नहीं है, लेकिन इसके जो उपाय है वह इम्यूनाइजेशन ही, यानी टीकाकरण ही। ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बाद इंजेक्टेबल, जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्शन से दी जाती है, जैसे डीपीटी पोलियो का वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे आज के। एक और इम्पोर्टेंट बुक है, अभी एक फेमस लॉयर है ब्रजेश देसाई, इन्होंने एक बुक लिखा है मोदीज मिशन। यानी मोदी जी के जो जीवन यात्रा है, उन्होंने कैसे मिशन तय किया और भारत की यात्रा, जो भारत का विकास उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी पर ये बुक लिखी है। फेमस लॉयर है ब्रजेश देसाई।